नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड। अब हम लोग आज की वीडियो में क्या क्या जानेंगे। तो थायराइड ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड का नाम थायराइड ग्लैंड क्यों रखा गया, थायराइड ग्लैंड को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, थायराइड ग्लैंड कितने प्रकार की सेल्स या कोशिकाओं से मिलकर जो बनी होती है, थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में कहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड का वेट कितना होता है, थायराइड ग्लैंड की ओरिजिन एम्ब्रियो के किस लेयर से हुई है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म या मेसोडर्म से, थायराइड ग्लैंड से प्रमुख हार्मोन कौन कौन से बनते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन को हम लोग T4 या टेट्रा आइडो जो थायरॉक्सिन क्यों कहते हैं, T3 हार्मोन को ट्राई आइडो थायरॉक्सिन क्यों कहते हैं, कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या, इसका क्या फंक्शन है, और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बनते हैं उनका कॉमन फंक्शन क्या है। इसके बाद लास्ट में जानेंगे डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसमें हम लोग पहले जानेंगे कि हाइपर सिक्रीशन का मीनिंग क्या होता है, हाइपर सिक्रीशन का मीनिंग क्या होता है, और इन दोनों से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। देखिए, जो थायराइड शब्द है, तो थायराइड शब्द जो थायरस से डेराइव्ड है या थायरस वर्ड से लिया गया है, और जिसका मीनिंग क्या होता है, शील्ड शेप या ढाल के आकार का। मीनिंग ये जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वह ढाल के आकार का या ढाल जैसा प्रतीत होती है, इसलिए इसका नाम थायराइड ग्लैंड रखा गया। इसके दो कॉमन नेम या निक नेम हैं, जिसमें एक एच ग्लैंड के नाम से भी इसको हम जानते हैं, क्योंकि इस ग्रंथि को जब हम लोग देखते हैं तो इंग्लिश के एच लेटर की तरफ प्रतीत होती है। और एक बहुत फेमस नेम इसका है कि बटरफ्लाई ग्लैंड या तितली ग्रंथि के नाम से किसको जानते हैं। तो यह ग्लैंड जो है देखने से बटरफ्लाई शेप का या तितली शेप का जो कि प्रतीत होती है, इसलिए इसको हम बटरफ्लाई ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। अब प्रश्न है कि ग्लैंड पाई कहाँ जाती है हम लोगों के बॉडी में। तो जो थायराइड ग्लैंड है या ग्रंथि है, वह नेक, सिंपल हम लोग बताएंगे नेक रीजन में, या और डिटेल बताना हो तो अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया इन नेक, मतलब नेक रीजन में ट्रैकिया के अपर पार्ट में जो कि एक ग्लैंड जो कि पाई जाती है, अंग्रेजी की एच शेप का या बटरफ्लाई शेप का या शील्ड शेप का प्रतीत होती है। अगर हम लोग अब इसके वेट की बात करें तो एक हेल्दी व्यक्ति में थायराइड ग्लैंड जो है, इसका वेट, वजन जो होता है वह 20 से 25 ग्राम होता है। इसके प्रमुख कार्य को अगर हम लोग देखें तो इसके द्वारा 3 हार्मोन का सिक्रीशन होता है। सबसे पहला थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन को हम लोग T4 हार्मोन भी कहते हैं। T4 हार्मोन मतलब टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन। तो टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन इसीलिए कहा गया कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसमें एक टायरोसिन अमाइनो एसिड और 4 आयोडीन मॉलिक्यूल जो कि जुड़े होते हैं, इसलिए उसको हम टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं। T3 हार्मोन जो है उसको हम ट्राई आइडोथायरॉक्सिन कहते हैं, क्योंकि T3 हार्मोन में एक टायरोसिन अमाइनो एसिड और 3 आयोडीन मॉलिक्यूल जो कि जुड़े होते हैं। थायराइड ग्लैंड से जो तीनों हार्मोन बनते हैं, तीसरा जो कैल्सिटोनिन है, तो इस तीनों हार्मोन में लगभग 93% के आसपास थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, T4 बनता है। लेकिन जितने T4 हार्मोन है सब के सब लास्ट में कहाँ बदल जाते हैं, T3 हार्मोन में। इसलिए कि T3 हार्मोन जो है उसकी जो पोटेंसी होती है वह T4 हार्मोन के कंपैरिजन में लगभग 4 गुना इससे ज़्यादा अधिक होती है। अब एक प्रश्न है कि इसमें कौन कौन सी सेल्स हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो थायराइड ग्रंथि जो है ब्लड कैपिलरी से, फॉलिक्यूलर सेल से और जो कि क्यूबॉइडल सेल से मिलकर के बनी होती हैं। फॉलिक्यूलर सेल को हम लोग सी सेल के नाम से भी जानते हैं। तो जो सी सेल हैं या पैराफॉलिक्यूलर सेल्स हैं, इनके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन होता है, और इस हार्मोन का बेसिकली फंक्शन होता है कि यह
कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता, कंट्रोल करता है। अब हम लोग जो तमाम सारे पॉइंट हैं इनको हम लोग डिटेल में एक एक करके देखते हैं। देखिए, थायराइड ग्लैंड, हाँ एग्जाम में यह बटरफ्लाई ग्लैंड या एच ग्लैंड के नाम से भी आ सकता है। कॉमन नेम क्या इसका है? तो कॉमन नेम इसको हम लोग, जैसे थायराइड ग्लैंड तो एक है ही, एच ग्लैंड अंग्रेजी की एच लेटर से इसका शेप में जो मिलता जुलता है, या इसी को हम लोग बटरफ्लाई ग्लैंड, तितली ग्रंथ के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो शेप है वह बटरफ्लाई की तरह प्रतीत होता है। बटरफ्लाई तितली में देखोगे बीच में इसकी बॉडी पतली है और दोनों तरफ इसके पंख जो होते हैं उभरे होते हैं, तो वैसे प्रतीत होने के कारण नेम जो थायराइड जो शब्द है इसको किसने दिया था? तो थॉमस वर्टन करके वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1656 में थॉमस वर्टन नामक वैज्ञानिक ने थायराइड नाम को दिया था। अब क्यों दिया? तो इसका आंसर बता रहे हैं। जो थायराइड नेम है वह ग्रीक भाषा के थायरस शब्द से डेराइव्ड है। अब थायरस का मतलब होता है शिल्ड शेप, मतलब ढाल के आकार का। यह ग्रंथि ढाल के आकार की प्रतीत होती, ढाल जैसा प्रतीत होती, इसलिए इसको हम थायराइड नाम पहले रखा गया। बाइलोब्ड ग्लैंड है, मतलब थायराइड ग्लैंड की संख्या क्या आती है? 2 होती है। इसमें 2 लोब, जैसे है ना ये थायराइड ग्लैंड है तो इसका एक लोब ए है और एक लोब ए है, तो इसको हम लोग राइट थायराइड लोब या ग्लैंड बोलते हैं, और इसको हम जो कि लेफ्ट थायराइड ग्लैंड। तो इसमें 2 लोब कहें या थायराइड ग्लैंड की संख्या नंबर में 2 होती है। ओरिजिन की बात करें तो थायराइड ग्लैंड की ओरिजिन जो है वह कहाँ से हुई है? तो इक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में 3 लेयर होती है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। तो जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है इक्टोडर्म से थायराइड ग्लैंड की ओरिजिन हुई है। लोकेशन अभी हम लोग पढ़े, लोकेशन की हम लोग बात करें तो अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया इन जो कि नेक, या इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स के सामने, और जो ट्रैकिया का अपर पार्ट है उसके बीच में जो कि पाई जाती है। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है कि सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड, 2 प्रश्न है, बहुत कंफ्यूजिंग है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो अगर लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाए तो इसका आंसर क्या है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी क्या है? थायराइड ग्लैंड। अगर ये पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो हम लोग के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो क्या है? लीवर। लीवर क्या है? हमारे बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वेट 20 से 25 ग्राम होता है। एक हेल्दी एडल्ट व्यक्ति में थायराइड ग्रंथि जो इसका वेट जो होता है 20 से 25 ग्राम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन सी सेल होती हैं? तो अगर मतलब देखा जाए तो जो थायराइड ग्लैंड है वो अंदर से बिल्कुल खाली खाली सा होती है। मतलब इसमें 2 प्रकार की सेल स्पेशली होती हैं। फॉलिक्यूलर, पहला लिखा गया जो फॉलिकल सेल, या इसी को हम लोग जो कि क्यूबॉइडल सेल के नाम से भी जानते हैं। ब्लड कैपिलरीज कुछ होती हैं और कुछ स्मॉल नंबर में पैरा फॉलिक्यूलर सेल, या इसी को हम लोग सी सेल के नाम से जानते हैं। अब जो फॉलिक्यूलर सेल्स होती हैं इन्हीं के द्वारा जो है कि थायरोग्लोबुलिन नामक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रोटीन क्या है? T3 T4 हार्मोन का क्या है? प्रिकर्सर है। अब जो इसमें सी सेल है, सी सेल के द्वारा कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इस हार्मोन का फंक्शन क्या होता है कि यह हार्मोन जो है कि कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने का काम करती है, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस जो है हम लोगों के बोन के लिए, टीथ के लिए क्या है? आवश्यक है। इट्स सिक्रीशन कंट्रोल बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो थायराइड ग्रंथि है इसका सिक्रीशन कैसे, कहाँ से कंट्रोल होता है। तो हम लोग इसके पहले पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ चुके हैं या मास्टर ग्लैंड पढ़ चुके हैं। तो पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड में 2 लोब था, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब से एक हार्मोन वहाँ पर हम लोग पढ़े थे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वह थायराइड ग्रंथि के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। तो इसलिए लिखा गया कि इट्स सिक्रीशन कंट्रोल बाय TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब कौन कौन हार्मोन इससे बनते हैं? तो बेसिकली 3 हार्मोन बनते हैं।
थायरॉक्सिन, या इसी को हम लोग T4 हार्मोन या इसी को टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं। तो T4 का मतलब यही हो गया कि थायरॉक्सिन हार्मोन में एक टायरोसिन अमाइनो एसिड और इसके साथ 4 आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, तो इसे T4 कहते हैं। और T3 में एक जो कि टायरोसिन अमाइनो एसिड और 3 आयोडीन मॉलिक्यूल उसमें, इसलिए इसको हम T3 कहते हैं। और एक तीसरा जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन है कैल्सिटोनिन। अब देखिए, जो टोटल हार्मोन बनता है थायराइड ग्रंथि से, उसमें लगभग 93% लगभग T4 हार्मोन होता है, 6% के आसपास लगभग T3 हार्मोन होता है और 1% के आसपास लगभग जो कि कैल्सिटोनिन हार्मोन होता है। अब देखिए, ऑलमोस्ट ऑल T4 हार्मोन जो है वह कन्वर्टेड इनटू T3, लेकिन 93% मात्रा हार्मोन क्या होती है, T3 की होती है। फिर देखिएगा, 93% जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है थायराइड ग्रंथि से, वह कौन सा है, T4 हार्मोन। लेकिन सबके सब T4 हार्मोन जो होते हैं लास्ट में T3 में कन्वर्ट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डी आयोडीनेशन। मतलब जो T4 हार्मोन है एक आयोडीन मॉलिक्यूल को लूज करके, लॉस करके T4 किस में बदलता है, T3 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पीछे का बेसिकल रीजन ये है बेसिकली कि जो T3 हार्मोन है इसकी पोटेंसी कार्य करने की जो क्षमता होती है T4 की तुलना में 4 गुना ज़्यादा होती है। तो वही बताया गया कि ऑलमोस्ट T4 जो हार्मोन है कन्वर्टेड इनटू T3। क्यों, तो पोटेंसी ऑफ T3 इज 4 टाइम मोर देन T4 हार्मोन। तो ये पूछा जाए कि T4 हार्मोन T3 में क्यों कन्वर्ट होता है, तो T3 की पोटेंसी जो होती है T4 की तुलना में 4 गुना ज़्यादा होती है। अभी अगर प्रश्न आए कि जो T4 हार्मोन T3 में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उसका नाम है डी आयोडीनेशन। डी आयोडीनेशन का मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ 1 आयोडीन मॉलिक्यूल। मतलब जो T4 हार्मोन है एक आयोडीन मॉलिक्यूल लूज करके T3 में कन्वर्ट हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि डी आयोडीनेशन हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, तो डी आयोडीनेशन जो है वह लीवर में होता है। मतलब लीवर में T4 हार्मोन जो होता है वह T3 में कन्वर्ट होता है। तो लिखा गया डी आयोडीनेशन अकर इन लीवर, मीनिंग वही है एक आयोडीन मॉलिक्यूल को लूज करके T4 T3 में बदल जाएगा लीवर में। सिक्रीशन इंक्रीजेज ड्यूरिंग विंटर्स एंड जो कि प्रेग्नेंट मतलब फीमेल वुमेन, मीनिंग जो थायरॉक्सिन हार्मोन इसका सिक्रीशन कब बढ़ता अधिक होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन जनरली ठंडी के मौसम में नॉर्मली सब में, या फिर जो फीमेल्स मतलब प्रेग्नेंट है उनमें। इसका बेसिकली रीजन यही है कि जो बच्चे का शारीरिक या मानसिक ग्रोथ है, जो विकास है, उसके लिए क्या है कि इस हार्मोन की आवश्यकता जो कि पड़ती है। इस हार्मोन का मेटामॉर्फोसिस में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इन 2 कंडीशन में इसकी मात्रा ज़्यादा बनती है। अब अगर हम लोग एक सामान्य कॉमन फंक्शन की बात करें कि जो थायराइड ग्लैंड से हार्मोन है इनका फंक्शन बेसिकली क्या है, देखिए पहला क्या है कि कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिज्म। मतलब जो थायराइड हार्मोन से ग्लैंड से जो हार्मोन बनते हैं ये हम लोगों के शरीर के जनरल में सामान्य उपापचय को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अब जो कि मेटाबॉलिज्म उपापचय क्या है, तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म 2 प्रोसेस होती है। केटाबॉलिज्म में कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ सिंपलेस्ट में टूटती है और एनाबॉलिज्म में कोई सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स चीज़ बनती है। दूसरा पॉइंट है प्रमोट ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू। मतलब जो थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन हैं वह जो हमारे सोमैटिक सेल्स या बॉडी टिश्यू हैं उनकी ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करते हैं। और थर्ड पॉइंट फंक्शन इसका स्टिमुलेट टिश्यू डिफरेंशिएशन। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन थायरॉक्सिन बनता है कि यह एनिमल में या ऑर्गेनिज्म में मेटामॉर्फोसिस को या टिश्यू डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। कई बार आप लोग टेडपोल लार्वा के एग्जाम्पल जो कि एक्जोलेटल लार्वा का एग्जाम्पल पढ़े होंगे कि उसमें जब थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाता है तो लार्वा क्या आता है, वो लार्वल अवस्था में ही जो कि रह जाता है। तो मेटामॉर्फोसिस में इस हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। चौथा पॉइंट है इंक्रीज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो ये थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह जो तमाम सारे मिनरल्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, इसको बढ़ाता है। पांचवा फंक्शन है कैल्सिटोनिन जो हार्मोन बनता है ये क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। मतलब कैल्शियम और फास्फोरस के
कंसंट्रेशन को, मात्रा को रेगुलेट करने का काम करता है, किसमें, ब्लड में और हमारे बोन में। इसका मीनिंग ये हो गया कि जैसे ब्लड में अगर कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है तो कैल्शियम फास्फोरस ब्लड से जाकर के बोन में जो कि स्टोर हो जाता है। अगर ब्लड में इसकी मात्रा कम हुई तो बोन से फिर क्या करता है, जो है कि हमारे ब्लड में आ जाता है। तो ये दोनों के लिए, ब्लड के लिए भी और बोन के लिए भी कैल्शियम फास्फोरस अति आवश्यक है। अब हम लोग देखिए डिसऑर्डर यहाँ पर हम लोग केवल 60 में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट अगली वीडियो जब आएगी तो अगले वीडियो में हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड की कमी से कौन कौन सी समस्या होती है। हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सी और शॉर्ट में समरी के रूप में पढ़ लेते हैं। देखिए डिसऑर्डर का मीनिंग क्या हुआ कि जब थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन बनते हैं, अगर वो आवश्यकता से ज़्यादा उनका फार्मेशन हो या आवश्यकता से कम मात्रा में फार्मेशन हो तो इसके द्वारा जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर या डिजीज बोलते हैं। तो अगर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का सिक्रीशन आवश्यकता से कम होता तो उसको हम बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। अगर हार्मोन का सिक्रीशन आवश्यकता से ज़्यादा होता तो उसको हम बोलते हैं हाइपर सिक्रीशन। और दोनों कंडीशन में क्या होता है कि कोई न कोई एबनॉर्मलिटी उत्पन्न होती है। अब समरी के रूप में हम लोग जान लें क्या है। देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या आ गया, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या आ गया कि थायराइड ग्लैंड से हार्मोन जो बन रहे हैं वो आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में बने तो एक कंडीशन हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाती है। इसमें सबसे कॉमन समस्या ये कि अगर जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या होती है, ऐसे जो लोग होते हैं थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर के होते हैं, उनके अंदर हीट को सहने की कैपेसिटी कम होती है, एक्साइटमेंट उनमें ज़्यादा होता है, एग्रेसिव मतलब जो कि नेचर के होते हैं, ये तमाम सारी समस्या होती है। तो ये हम लोग डिटेल में जब अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या क्या सिम्टम है 8-10 पॉइंट पढ़ेंगे, फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम को पढ़ेंगे। आप हम लोग एक वीडियो के समरी के रूप में। अब देखिए हाइपरथायरॉयडिज्म, इस हार्मोन का ज़्यादा सिक्रीशन हो थायराइड ग्लैंड के, तो समस्या क्या होती है, तो ग्रेव डिजीज कहते हैं उसको, मतलब इसकी खोज ग्रेव नामक साइंटिस्ट ने किया था। या इसी को हम लोग एक्जोप्थैल्मिक डिजीज कहते हैं या पेरी डिजीज के नाम से, या बल्गिंग ऑफ आइज। देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है जिस व्यक्ति में हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या अगर होती है चाइल्डहुड से ही, तो ऐसे लोगों में क्या आता है, जो आँख की पुतली, जो आई बॉल्स है वह बिल्कुल बाहर निकली होती है। व्यक्ति अगर सोता भी रहता है तो लगता है कि उसकी आंख बंद नहीं, वो व्यक्ति क्या जग रहा है। तो इसीलिए इसको बोला गया कि बल्गिंग ऑफ आइज के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब क्या हुआ कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बन रहे हैं वो कम मात्रा में अगर सिक्रीट हों तो उससे जो समस्या उत्पन्न होती है तो उसको हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इसमें कौन कौन सी, इसमें क्रेटिनिज्म डिजीज होती है, ग्वाइटर रोग है, मिक्सेडेमा। इनमें अगर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, ग्वाइटर डिजीज है। अब जब हम अगला वीडियो पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तो इसमें ग्वाइटर डिजीज पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। देखिए प्रश्न ये है कि ग्वाइटर डिजीज को बहुत फेमस नेम आप लोग नाम सुने होंगे, घेघा रोग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों की जो गला जो होता है वह फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। अब प्रश्न ऐसा होता क्यों है, देखिए जो ग्वाइटर डिजीज है ये प्रश्न पूछा जाए कि यह घेघा रोग होता क्यों है, तो उसका आंसर है कि हम लोगों के भोजन में आयोडीन की जब कमी हो जाती है, हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन में जो नमक यूज करते हैं, अगर उस नमक में आयोडीन की कमी हो तो इसकी समस्या से घेघा रोग होता है। अब प्रश्न है कि आयोडीन का घेघा रोग से संबंध क्या है, तो देखिए सिंपल सा मीनिंग है कि हम लोगों के शरीर में जो थायराइड ग्लैंड है उसको प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए। मतलब जो थायराइड ग्लैंड हम लोगों के शरीर में उसको प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन चाहिए थायरॉक्सिन हार्मोन का फार्मेशन करने के लिए नॉर्मली। तो अगर हम लोगों के भोजन में आयोडीन की कमी होती है, तो जब हम लोग के भोजन में आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड से क्या होगा, जो सिक्रीशन जो थायराइड ग्लैंड है, तो जब कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का फार्मेशन नहीं होगा। तो जब थायरॉक्सिन हार्मोन का फार्मेशन नहीं होगा तो इसका सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा और हमारे हाइपोथैलेमस पर जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा कि हाइपोथैलेमस से फीडबैक पिट्यूटरी ग्लैंड पर आएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH जो हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका और ज़्यादा मात्रा में कंटिन्यूस सिक्रीशन होता रहता है। और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वह है क्या, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक नेचर में ग्लाइकोप्रोटीन है।
तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की मात्रा जो होती है थायराइड ग्लैंड में आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है। चूँकि ये TSH हार्मोन क्या है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन की अधिकता से थायराइड ग्लैंड में जितनी सेल्स होती हैं उनकी साइज 10 से 20 गुना क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब 10 से 20 गुना बढ़ जाती है तो क्या था, ये चूँकि ग्लैंड हमारे गले में, तो हमारा क्या था, गला जो कि स्वेल कर जाता है। अब अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया हो तो एक सिंपल से हम लोग डायग्राम के माध्यम से पढ़ें। देखिए, जैसे ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये पिट्यूटरी हो गया, ये हमारी थायराइड ग्रंथि हो गई। ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और हमारे क्या हो गई, थायराइड ग्लैंड। तो अब देखिए, जब थायराइड ग्लैंड को जब 120 माइक्रोग्राम आयोडीन प्रतिदिन अगर नहीं मिलेगा तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, यह जो है कि T4 T3 हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करेगी। अब हम लोग पहले पढ़े हैं कि जो थायराइड ग्लैंड है यह किससे कंट्रोल होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से TSH हार्मोन से कंट्रोल होती है। तो अब फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे भोजन में आयोडीन की कमी हो जाएगी, नमक में आयोडीन युक्त नमक अगर नहीं रहेगा, तो थायराइड ग्लैंड को 120 माइक्रोग्राम आयोडीन जब नहीं मिलेगा तो ये हमारी थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करेगी। ठीक, और जब T3 T4 हार्मोन हमारे शरीर में नहीं बनेगा तो जो T3 T4 हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं वो क्या करेंगे, इसके सिग्नल को कहाँ पहुँचाएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड पर और हाइपोथैलेमस पर। अब देखिए, अब जब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो अब इसके जो रिसेप्टर हैं इस हार्मोन के, वह हाइपोथैलेमस पर भी सिग्नल भेजेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड पर भी सिग्नल भेजेंगे कि T3 T4 हार्मोन की कमी है हमारे शरीर में। अब क्या होगा, तो जब हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को पुश करेगा, या कहें कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर उसका सिग्नल आएगा कि TSH हार्मोन को बनाने के लिए। अब देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसका सिक्रीशन करेगी, TSH हार्मोन का, क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड का है वही थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। अब प्रश्न ये हो गया कि अब यहाँ सिग्नल जैसे जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH हार्मोन का सिक्रीशन शुरू हो जाएगा। कहाँ पे सिक्रीशन आएगा, थायराइड ग्लैंड में आएगा। तो इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि T3 T4 हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ाएं, लेकिन एक शर्त यही है कि थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन तभी करेगी जब इसको आयोडीन इसके पास उपलब्ध होगा 120 माइक्रोग्राम पर डे, तभी यह TSH के प्रेजेंस में T3 T4 का फॉर्मेशन करेगी। तो चूंकि जब भोजन में हमारे आयोडीन नहीं है तो चाहे जितना TSH का सिक्रीशन हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो अब क्या हो गया कि T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं, इधर कंटिन्यू सिग्नल यहाँ पे जा रहा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कंटिन्यू TSH का फॉर्मेशन हो रहा है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो अब इस प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, थायराइड ग्लैंड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्रोटीन की अधिकता के कारण या TSH की अधिकता के कारण क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड की जितनी सेल्स हैं उनकी साइज 10 से 20 गुना क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जब प्रत्येक सेल की साइज 10 से 20 गुना बढ़ेगी तो थायराइड ग्लैंड की साइज भी 10 से 20 गुना बढ़ेगी। तो चूंकि यह ग्लैंड हमारे गले में है इसलिए हमारा गला क्या करता है, बिल्कुल स्वेल कर जाता। तो इसी को हम लोग घेघा रोग के नाम से, या घोघा रोग जो भी गाँव में अलग अलग नाम से, इसको हम लोग सिंपल में ग्वाइटर या घेघा रोग के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये हुआ कि दवा करने पर ठीक क्यों होता, स्वेलिंग कम क्यों। अब देखिए से, अब जैसे किसी की समस्या हुई और व्यक्ति जैसे दवा खाएगा तो दवा में क्या है, दवा में आयोडीन है। आयोडीन क्या, आप देखिए जैसे ही आयोडीन की मात्रा जो है कि ब्लड में हमारे बढ़ेगी और जैसे थायराइड ग्लैंड को आयोडीन उपलब्ध होगा तुरंत T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और जैसे T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन बढ़ेगा
तुरंत सिग्नल यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड पर आएगा कि नहीं इस हार्मोन की पूर्ति हो गई, और जैसे सिग्नल यहाँ पे आएगा कि इस हार्मोन की पूर्ति हो गई तो TSH का सिक्रीशन क्या आ जाएगा, रुक जाएगा। और ऐसे ही हम लोग जैसे जैसे दवा का क्रम हम लोगों का बढ़ता जाएगा, आयोडीन मिलता जाएगा और T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन होता जाएगा, और थायराइड ग्लैंड में जो TSH जमा है वह धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। जैसे उसकी मात्रा कम होती जाएगी थायराइड ग्लैंड हमारे अपने नॉर्मल अवस्था में आती चली जाएगी। ठीक, ये सबसे कॉमन है। तो हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में जो कि डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो उसमें और विधिवत ढंग से समझेंगे। अब देखिए ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पहला है, एक कई बार पूछा गया कि थायरोग्लोबुलिन है क्या। तो देखिए ये जो TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थायरोग्लोबुलिन। तो TSH क्या है, एक थायरोग्लोबुलिन मतलब एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, और क्या आगे देखिए लिखा है, प्रिकर्सर ऑफ सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। मतलब थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन आयोडीन की उपस्थिति में तभी होगा जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उपलब्ध होगा। तो 2 शर्त एक बार ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्लैंड से T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन तभी होगा जब थायराइड ग्लैंड को TSH भी उपलब्ध होगा और आयोडीन भी उपलब्ध होगा। दोनों में से किसी की कमी होगी तो इस T3 T4 हार्मोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा देखिए, सी कैंडल करके वैज्ञानिक हैं, कैंडल साहब ने फर्स्ट टू क्रिस्टलाइज थायरॉक्सिन, मतलब किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले थायरॉक्सिन हार्मोन को क्रिस्टलाइज किया था, क्रिस्टल के रूप में, रवे के रूप में प्राप्त किया था। तो सी कैंडल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले थायरॉक्सिन को क्रिस्टलाइज किया। अगला प्रश्न है, हैरिंगटन और वैगनर वैज्ञानिक स्टडी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था, तो हैरिंगटन और वैगनर नामक वैज्ञानिक ने थायरॉक्सिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का अध्ययन सबसे पहले किया था। अगला, थायराइड ग्लैंड रिक्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, 120 माइक्रोग्राम आयोडीन पर डे फॉर थायरॉक्सिन सिंथेसिस। मतलब हम लोगों के भोजन में प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन होना चाहिए जिससे हमारी थायराइड ग्रंथि प्रॉपर रूप में आयोडीन का थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करे। अब अगर हम लोग आज के वीडियो को समरी के रूप में 1 मिनट में देखें, देखिए थायराइड ग्लैंड क्या है या क्यों इसका नाम थायराइड पड़ा, तो हम लोग बताएंगे कि थायराइड जो शब्द है ग्रीक भाषा के थायरस से लिया गया मत है, जिसका मीनिंग होता है शिल्ड शेप या हिंदी में ढाल के आकार का। मतलब ये ग्रंथि जो होती है वह हम लोग के गले में ढाल के आकार जैसी प्रतीत होती है। दूसरा प्रश्न है कि इसका और अन्य नाम क्या है, तो थायराइड ग्लैंड को हम लोग H ग्लैंड के नाम से जानते हैं क्योंकि अंग्रेजी की H शेप की प्रतीत होती है, या इसी को हम लोग बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि इसका शेप तितली जैसा प्रतीत होता है, जिससे बीच में तितली क्या है, पतली, और उसके पंख जो होते हैं ऐसे बाहर उभरे होते हैं। इसके बाद इसमें आता है कि जो थायराइड ग्लैंड है यह किन किन सेल से मिलकर बनी होती है। तो थायराइड ग्लैंड में भी हम लोग पढ़ें कि थायराइड ग्लैंड एक अगर देखा जाए तो अंदर से बिल्कुल वैक्यूलेटेड खाली खाली सा प्रतीत होती है। इसमें 3 प्रकार की सेल्स केवल होती हैं। क्या यहाँ अभी बताया गया, फॉलिक्यूलर सेल या क्यूबॉइडल फॉलिक्यूलर सेल बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज, और जो कि पैरा फॉलिक्यूलर सेल या इसी को हम लोग सी सेल बोलते हैं। तो देखिए जो मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियल या फॉलिक्यूलर सेल्स हैं या फॉलिकल सेल्स हैं, इन्हीं के द्वारा जो है कि थायरोग्लोबुलिन जो हार्मोन है वो उसको रेगुलेट करने का काम करता है, बनता है। और जो पैरा फॉलिक्यूलर सेल या सी सेल हैं इनके द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एक चीज़ और अभी हम लोग पढ़ें कि जो 3 हार्मोन बनते हैं थायराइड ग्लैंड से, इसमें लगभग 93% अकेले थायरॉक्सिन होता है। थायरॉक्सिन को हम लोग T4 हार्मोन कहते हैं या टेट्राआइडोथायरॉक्सिन। 6% के आसपास जो हार्मोन होता है वह T3 होता है जिसको हम लोग ट्राईआइडोथायरॉक्सिन कहते हैं, और लगभग 1% के आसपास क्या आता है, कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन होता है जो हम लोग शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब इसके बाद है कि जितने T4 हार्मोन या जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है जो लगभग 93 या 94%, लास्ट में सब के सब T4 हार्मोन T3 में ही बदल जाता है क्योंकि T3 हार्मोन की
स्टेबिलिटी और पोटेंसी T4 की तुलना में बेहतर होती है। जैसा अभी बताया गया कि T3 हार्मोन T4 की तुलना में 4 गुना ज़्यादा पोटेंट होता अपने फंक्शन में। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, T4 का T3 में कन्वर्जन, तो इसको हम बोलते हैं डी आयोडीनेशन, मतलब लॉस ऑफ वन आयोडीन मालिक्यूल, मतलब T4 एक आयोडीन मालिक्यूल को लूज करके T3 में बदल जाता है। तो डी आयोडीनेशन होता कहाँ पर है, तो हम लोग के बॉडी में डी आयोडीनेशन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पढ़े इसमें कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी, या दूसरा क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, मतलब हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथि में हम लोग थायराइड ग्लैंड को बताएंगे। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो किसका आंसर बताएंगे, लीवर का बताएंगे। ठीक है, अब इसमें डिसऑर्डर या डिजीज का मीनिंग क्या है। देखिए, डिसऑर्डर डिजीज का मतलब ये होगा कि जब थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन बनते हैं उनकी मात्रा अगर आवश्यकता से ज़्यादा बनती है तो हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, उससे भी डिजीज तमाम सारी एबनॉर्मलिटी होती है। अगर थायराइड ग्लैंड से बनने वाले हार्मोन आवश्यकता से कम बनते हैं तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, और इसमें भी तमाम प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का सबसे कॉमन एग्जाम्पल या उदाहरण क्या है, ग्वाइटर डिजीज या सिंपल ग्वाइटर के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग घेघा रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए कंसंट्रेट होकर के ध्यान से देखिए। हाँ, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती, लगता है कि नहीं अच्छे से पढ़ाया गया है कॉन्सेप्ट को, तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे क्या हमें एक फीडबैक मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। अगली वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइनोलॉजी की, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड डिटेल में। धन्यवाद।